बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा और आज हम लोग हिमांक का अवनमन पढ़ने वाले हैं। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हिमांक का अवनमन यानी हिमांक में कमी। देखिए बच्चों, हिमांक क्या होता है? हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को ही हिमांक कहा जाता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये तो पता है, जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यानी उस विलयन का, उस द्रव प्रावस्था का जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। अब उस वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम ताप देना पड़ेगा। कहने का मतलब है, कम ताप पर ही जो उस द्रव अवस्था या उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है विलायक की तुलना में उस विलयन का जो हिमांक है उसमें कमी आ गई, उसमें क्या हो गया? अवनमन आ गया। ठीक है, तो देखिए, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में डाला जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यह हमें पता है। और अब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के बराबर कुछ कम ताप पर होता है। समझ रहे हैं? यानी ठोस अवस्था तक वाष्प दाब को लाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, अतः विलयन का हिमांक घट जाता है। अब विलयन विलायक से कम ताप पर जमते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो विलयन है वो कम ताप पर ही क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसे ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसे ही क्या जाता है? क्या कहा जाता है? हिमांक में अवनमन। आगे देखिए बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम से आप इसे और अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, जब हम किसी भी शुद्ध विलायक के लिए और शुद्ध विलयन के लिए, देखिए बच्चों, जब हम किसी शुद्ध विलायक के लिए और किसी विलयन के लिए जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, किस किस के बीच में? ताप के बीच में और वाष्प दाब के बीच में। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो देखिए, विलायक के वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए हम ताप में क्या करेंगे? कमी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप विलायक के लिए ध्यान से देखेंगे तो विलायक के लिए ये जो टेम्परेचर, ये जो दिखाया हुआ है, ये जो टेम्परेचर है TF नोट, इस टेम्परेचर पर, यानी ये हिमांक बिंदु है, इस टेम्परेचर पर इस द्रव विलायक का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है? बराबर होता है। ये जो TF नोट टेम्परेचर निकल के आया है, ये किसके लिए निकल के आया है? द्रव विलायक के लिए या शुद्ध विलायक के लिए। अब हम बात करें विलयन के लिए, तो देखिए, विलयन के वाष्प दाब को अगर हमें ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करना है तो ताप देखिए और भी कम ताप की आवश्यकता होगी, और वो ताप क्या है? TF। यानी कम ताप पर ही ये क्या हो जाएगा? कम ताप पर ही इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो TF नोट निकल के आया है, जो TF नोट निकल के आया है, ये किसका है? ये शुद्ध विलायक का हिमांक है। किसका हिमांक है? ये किसका हिमांक बिंदु है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है। और जो TF है, देखिए बच्चों, जो TF हमारे पास निकल के आया है, ये किसका है? विलयन का। ये विलयन का क्या है? हिमांक है। अब देखिए आपने क्या देखा? कमी आई नहीं आई? तापमान में कमी आई नहीं आई? देखिए बच्चों, आपने देखा कि विलयन के लिए जो हिमांक पॉइंट है या जो तापमान है उसमें क्या आई है? कमी आई है। अब हमें जब ये कमी पता करनी है तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा हिमांक में अवनमन। क्या आ जाएगा? हिमांक में अवनमन। यानी डेल TF बराबर, देखिए, डेल TF बराबर TF नोट माइनस TF। ठीक है, तो आप लोगों को इस ग्राफ से ये चीज समझ में आई होगी। देखिए, अब आगे मान लेते हैं शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? ये TF नोट है। अवाष्पशील विलय घोलने पर जो विलयन है उसका हिमांक बिंदु क्या है? TF है।
ठीक है भाई, इसका तो TF नोट है शुद्ध विलायक का, और विलयन की बात करें, विलयन का कितना है, TF है। आगे देखिए, अतः हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया हिमांक में अवनमन क्या होगा भाई, जो शुद्ध विलायक का हिमांक है उसमें से विलयन के हिमांक को माइनस कर दो। लो भाई हमने कर दिया हम लोगों ने। तनु विलयनों के लिए हिमांक अवनमन डेल TF विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी जो डेल TF है, जो हिमांक अवनमन हो रहा है हिमांक में, वो विलयन की मोललता के समानुपाती है। जब ये समानुपाती का साइन हटेगा हमारे पास एक स्थिरांक आ गया KF, आ गया KF। अब देखिए KF क्या है भाई, m तो हमें पता ही है विलयन की मोललता है, KF क्या है, KF है हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहा जाता है या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, KF की इकाई क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखिए बच्चों इसकी इकाई क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए, यदि विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 है, विलेय की ग्राम में मात्रा W2 है और विलायक की ग्राम में मात्रा W1 है, तो m स्मॉल m हम निकाल सकते हैं भाई, मोललता निकाल सकते हैं, और मोललता क्या निकलेगी, W2 अपॉन M2 गुणा W1 गुणा 1000। ठीक है, ये निकल के आ गई। अब इस मोललता के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, और आप लोगों को पता है समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है डेल TF बराबर KF गुणा स्मॉल m, यही है। देखिए समीकरण 1 यही तो है हमारा, डेल TF बराबर KF m। तो इसमें हम m की जगह, इस m की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या निकल के आया, डेल TF बराबर KF W2 अपॉन M2 गुणा W1 इंटू 1000। ठीक है भाई, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमने किसकी जगह रखी, इस m की जगह रखी भाई, m का ही तो मान है ये। आगे देखिए, अगर हमें M2 निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, KF W2 गुणा 1000 बटा ये नीचे आ जाएगा डेल TF गुणा W1। ठीक है, तो इस तरीके से हम विलेय के क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, KF का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसे निम्न ऊष्मागतिक संबंध से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए बच्चों, KF बराबर R गुणा M1 गुणा TF स्क्वायर अपॉन 1000 गुणा डेल H गलन। ठीक है, यानी इसके द्वारा हम KF के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, R यहाँ पर क्या है, गैस स्थिरांक है, M1 क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है, TF क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। देखिए केल्विन में है, जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लेके चलते हैं, और डेल H गलन क्या है, गलन की एंथैल्पी में परिवर्तन है। तो देखिए बच्चों, ये जो ऊष्मा गति के समीकरण या जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इससे हम KF के मान को ज्ञात कर सकते हैं। और KF आपको पता है क्या होता है, इसको या तो हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, या मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहा जाता है। तो देखिए आप लोगों को ये हिमांक में अवनमन समझ में आया होगा। अब हम लोग जो एक और अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण एवं परासरण दाब, उसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।